नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग के बारे में आपको पता होगा, नाम बहुत सुना होगा। सीए के खिलाफ आंदोलन में ये इलाका सबसे आगे रहा और देश और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। ये अपने किस्म का अनूठा आंदोलन था, जो हिंसक भी था, जो दूसरों के फंडामेंटल राइट को कुचलने वाला था, उनके अधिकार को छीनने वाला था, जो शांति व्यवस्था के खिलाफ था, जो कानून के राज के खिलाफ था। इस सब के बावजूद ये चलता रहा और इसकी प्रशंसा करने वाले, आप नाम उठाकर कोई रोमिला थापर से लेकर प्रशांत भूषण और तमाम लोगों को, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब वो लोग मिलेंगे जो मोदी विरोधी हैं, घोषित रूप से मोदी से नफरत करने वाले लोग। वो सब इस आंदोलन के समर्थन में थे। जो लोग दिन रात कानून के राज की बात करते हैं, जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की रक्षा की बात करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो सब लोग शाहीन बाग में थे। शाहीन का शब्द का बहुत से लोग, आप लोगों में से अर्थ जानते होंगे। फैल्कन, बाज, पक्षी है, पक्षियों में सबसे शक्तिशाली। इसको एक मेटाफर बनाया, एक रूपक बनाया अल्लामा इकबाल ने। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल, जो पहले भारतीय नागरिक बने, फिर पाकिस्तानी बने। पहले वो सारे मानव जाति की बात करते थे, फिर इस्लाम के मानने वालों की बात करने लगे। तो वो अपने खुले और आज़ाद ख्याल से बंद कमरे के दरवाजे में चले गए और उसके बाद उनके साथ जो हुआ, पाकिस्तान में जिस तरह से रहे, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो ये मेटाफर था, ये जो रूपक था, ये टू नेशन थ्योरी का, देश के विभाजन का, पाकिस्तान के गठन का आधार बना। इसीलिए उनको मुफक्किर पाकिस्तान कहा जाता है। इसका मतलब है थिंकर ऑफ पाकिस्तान। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जब इस मोहल्ले का नाम रखा गया होगा तो क्या सोच कर रखा गया होगा, और उस नाम पर ये मोहल्ला खरा उतरता है। अभी 4-5 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ युवा मुस्लिम लड़के, उनसे पूछा जा रहा था, जब घोषणा हो गई कि शाहीन बाग में बुलडोज़र आएगा अतिक्रमण हटाने के लिए, तब उनसे पूछा गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोज़र आने वाला है। तो लड़का बड़े गर्व से और बड़े हिकारत की नज़र से रिपोर्टर को देखकर पूछता है कि आपको क्या लगता है, शाहीन बाग में बुलडोज़र आ सकता है? ये सवाल नहीं पूछ रहा था, ये उनको बता रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है, ये हो नहीं सकता है, शाहीन बाग में बुलडोज़र आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो शाहीन बाग में बुलडोज़र सोमवार को गया। उसके खिलाफ एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीएम, सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई कि भाई अतिक्रमण हटाया जा रहा है किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों आना चाहिए हमारे पास? आपका क्या उसमें स्टैंड है? तो उसके बाद उनकी जो अपील थी, उनकी जो अर्जी थी, उसको रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है किसी शहर में, तो उसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। ये मैसेज चला जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज था, बड़ा स्ट्रांग मैसेज था, नहीं गया। बुलडोज़र तो गया, लेकिन बुलडोज़र को जो काम करना था वो नहीं कर पाया। बुलडोज़र को खाली लौटना पड़ा, खाली हाथ लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। किस चीज़ का विरोध किया? विरोध किया कि अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, जो गलत है उसको ठीक नहीं किया जाएगा, जो अनाधिकारिक रूप से जिस पर कब्जा किया गया है वो कब्जा नहीं हटाया जाएगा, जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन या किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, और एक्शन नहीं हुआ। अब आप इसको कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक, कि सरकार कमज़ोर है, कि दिल्ली पुलिस कमज़ोर पड़ गई है। दिल्ली पुलिस का भारी बंदोबस्त था, ये गिराने के लिए दिल्ली पुलिस नहीं गई थी, ये नगर निगम के लोग गए थे, दक्षिणी नगर निगम की टीम गई थी। और
कानूनी रूप से हर मुद्दे पर वैध तरीके से ये डिमोलिशन होने जा रहा था अतिक्रमण का, लेकिन उसको नहीं होने दिया गया। अब हुआ क्या है, सिर्फ इतना हुआ है कि जो अमानतुल्लाह खां जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मेरा मुद्दा बुलडोज़र गया, क्या किया नहीं किया, पुलिस की कमज़ोरी है नहीं है, उस पर नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये पुलिस की कमज़ोरी है। आप कहने को कह सकते हैं कि भाई इतना भारी पुलिस बल लेकर गए, बंदोबस्त लेकर गए और आप पहले से घोषणा करके गए, आपका पक्ष सही था, आप कानूनी रूप से सही थे, अदालत ने आपके विरुद्ध किसी कार्रवाई, किसी सुनवाई तक की ज़रूरत नहीं समझी, फिर भी आपने ऐसा जो आप जिस उद्देश्य से गए थे वो क्यों नहीं कर पाए? तो ये क्या कमज़ोरी का लक्षण है? क्या ये दिल्ली पुलिस की कमज़ोरी है? क्या ये केंद्र सरकार की कमज़ोरी है? ये सब सवाल उठाए जा सकते हैं और ये सवाल उठाए जाते रहेंगे, लेकिन ये सवाल बिल्कुल ही बेमानी हैं। क्यों हैं ये आगे बताता हूँ। इसलिए कि आप देखिए, ये शाहीन बाग अकेला मामला नहीं है। सीएए के आंदोलन के दौरान आपने देखा कि किस तरह की फंडिंग कहाँ से हो रही थी, उसका खुलासा अब हो रहा है। देश विदेश से किस तरह के तत्वों के द्वारा उस आंदोलन को चलाया जा रहा था। वो दरअसल वो आंदोलन सरकार के विरोध में होते होते देश के विरोध में चला गया। और ऐसे बहुत से आंदोलन, बहुत से जो है ऐसे विरोध के जो आंदोलन है, वो इन दिनों शुरू होते हैं किसी एक पार्टी सरकार के खिलाफ और आखिर में देश के खिलाफ चले जाते हैं। तो ये देश के खिलाफ ही था। ये एक ऐसे कानून के बारे में लोगों को भरमाने के लिए था जिससे भारत के किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। ये गांधी और नेहरू का आश्वासन था, लिखित आश्वासन था नेहरू का। नेहरू लियाकत पैक्ट में था ये कि अगर पाकिस्तान, और उस समय चूँकि बांग्लादेश नहीं बना था तो आज के बांग्लादेश को भी उसमें शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में हिंदुओं को या जो गैर मुसलमान हैं उनको, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो वो भारत आ सकते हैं, यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। उसी आश्वासन को, उसी समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए कानून का सहारा लिया गया और उसका विरोध हो रहा है। उसके विरोध को अलग रंग दिया गया। लेकिन फिर लौट कर आते हैं कि देश में कितने ऐसे शाहीन बाग हैं। आप जहाँ के भी रहने वाले हों, जिस प्रदेश के भी रहने वाले हों, आपको भी पता होगा कि आपके शहर में, आपके कस्बे में ऐसे इलाके हैं जहाँ दिन में पुलिस की जाने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे इलाके हैं जहाँ भारी पुलिस बंदोबस्त भी दिन में घुसने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मुश्किल पुलिस की या सरकार की या जो भी सत्तारूढ़ दल है, जो भी रहता हो सत्ता में, उसकी ये है कि उसको कानून के मुताबिक काम करना होता है। और ये शाहीन बाग में जो लोग हैं ये स्वायत्त समझते हैं अपने को। इनके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ जिम्मेदार लोग, दूसरी तरफ गैर जिम्मेदार लोग जो किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो ऐसा करने में कामयाब क्यों होते हैं, सवाल इसका है। मैंने जो शुरू में बात कही कि क्यों मैं ये नहीं मानता कि ये पुलिस का डर है या कमज़ोरी है या सरकार की कमज़ोरी है, उसकी वजह ये है कि कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस, कोई भी सुरक्षा बल वो कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। जब भी काम करेगा कानून के दायरे में रहकर काम करेगा और उन्हीं पर ज़्यादा असर होगा जो कानून को मानते हैं, जिनके मन में कानून का डर हो। तो ऐसा शाहीन बाग या ऐसे तमाम देश भर में अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में जो शाहीन बाग हैं उन पर क्यों नहीं असर होता? 75 साल से उनको संरक्षण दिया गया है, उनको बताया गया है कि कानून से ऊपर हैं आप, कानून आपके लिए नहीं है। अब आप तुलना करके देख लीजिए,
कोई भी इस तरह का एक्शन, कानूनी कार्रवाई अगर किसी हिंदू मोहल्ले में हो, कोई चूं करने नहीं आएगा। अगर मुस्लिम मोहल्ले में ऐसी कार्रवाई की संभावना, आशंका भी हो, तो आप देखिए इस तरह का माहौल बनेगा उस इलाके में, उस प्रदेश में, देश के स्तर पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमान अल्पसंख्यक हैं इसलिए उन पर अत्याचार हो रहा है। इस्लामोफोबिया, ये आपको शब्द पिछले 2-2.5 दशक से बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा और पिछले 8-10 सालों में भारत में और ज़्यादा सुनने को मिलता है। हर ऐसे मुद्दे पर जिसमें मुसलमान कानून मानने से मना करता है, उसके खिलाफ अगर एक्शन होता है तो उसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है। फोबिया तो वास्तविक होता नहीं, वो काल्पनिक होता है, इल्यूजरी होता है, लेकिन उसको वास्तविक बनाया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, उसके पीछे का संदेश समझिए। ये इस्लामोफोबिया का मुद्दा जहाँ भी उठे, आप एक बात समझ जाइए, जहाँ भी आपको लगे कि पुलिस कमज़ोर पड़ रही है, जहाँ भी आपको लगे कि सरकार की कमज़ोरी दिख रही है, तो आप एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसके पीछे नियत क्या है। ये जो 75 साल से उनको संरक्षण मिला है, किस चीज़ से? कानून तोड़ने के डर से, कि कानून तोड़ेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये उनके मन में बैठ गया है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे। हम कानून मानने के लिए नहीं हैं, कानून हमारे लिए है और हम जो कहेंगे वही कानून है। तो कानून को तोड़ने की सज़ा जो मिलती है, उसका जब डर निकल जाता है तब शाहीन बाग बनते हैं। इसलिए जब शाहीन बाग में कार्रवाई में इस तरह की बात दिखती है तो हमको लगता है, मुझे भी लगता है कि पुलिस कमज़ोर पड़ गई, सरकार कमज़ोर पड़ गई, वो एक्शन नहीं ले पाई। सरकार के सामने विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। सरकार के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं उन लोगों के खिलाफ जो कानून को मानते हैं, और उन लोगों के खिलाफ कम होते हैं जो कानून को नहीं मानते हैं। आज अगर शाहीन बाग में बुलडोज़र जाए, वहाँ रोकने की कोशिश हो फिर से, और उसके खिलाफ पुलिस एक्शन हो, तो फिर सवाल उठेगा इस्लामोफोबिया का, फिर सवाल उठेगा मुसलमानों पर अत्याचार का, फिर सवाल उठेगा मुसलमानों के हक़ का, फिर सवाल उठेगा माइनॉरिटीज़ के दमन का, फिर सवाल उठेगा डेमोक्रेसी का, फिर सवाल उठेगा फासिज़म का। ये सब बातें कही जाएंगी। कोई ये नहीं कहेगा कि जो काम गलत किया है उसको अगर कानूनन ठीक किया जा रहा है तो होने देना चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि इस इलाके में कैसे बांग्लादेशी रहते हैं, कैसे रोहिंग्या रहते हैं, किस अधिकार से रहते हैं, किस कानून के तहत रहते हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि कोई उनको हाथ लगा ले। क्यों? क्योंकि एक पूरा समाज उनके बचाव में आकर खड़ा हो जाएगा। अब आपके सामने ये है कि गोली चलाइए तो फिर झेलिए। लेकिन ये हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक बर्दाश्त का थ्रेशहोल्ड होता है। अलग अलग समय पर, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग ये थ्रेशहोल्ड होता है, और अलग अलग सरकारों के साथ अलग अलग होता है। सरकार ने जो लाल किले पर हुआ उसमें दिखाया कि वो हिंसा के इस तांडव के बाद भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, कि क्योंकि वो कोई बड़ा उसके सामने उद्देश्य दिख रहा है। लेकिन शाहीन बाग में या शाहीन बाग जैसे इलाकों में जो हो रहा है, उसमें कानून का डर हर नागरिक के मन में, हर देश में, अगर कानून का डर नहीं है नागरिक के मन में, तो उसका सीधा नतीजा है अराजकता। फिर अराजकता को आप किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। फिर आपको गोली नहीं, बंदूक नहीं चलानी पड़ेगी, फिर टैंक चलाना पड़ेगा। तो इसलिए समय रहते ही जो लोग कानून को तोड़ने के काम को अपना मौलिक अधिकार बताते हैं, उनको ये बताया जाना ज़रूरी है कि ये आपका मौलिक अधिकार न था, न है और न कभी होगा। कानून तोड़ने पर आपको वही सज़ा मिलेगी जो दूसरे लोगों को मिलती है, और कानून सबके लिए बराबर है।
आप माइनॉरिटी हैं, आप मुसलमान हैं, किसी दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, किसी दूसरे मजहब के मानने वाले हैं, किसी दूसरे पंथ के हैं, इसलिए आपको छूट नहीं मिल सकती। ये संदेश नहीं जाएगा, और वो संदेश जाएगा एक्शन से। सवाल ये है कि कब, वो थ्रेशोल्ड बर्दाश्त का कब ख़त्म होगा, उसका इंतज़ार है भारत के लोगों को। इस देश के उन नागरिकों को उसका इंतज़ार है जो कानून का राज चाहते हैं, जो कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कानून का पालन करते हैं, जो कानून तोड़ने से डरते हैं। उन सबको इसका इंतज़ार है, और इस इंतज़ार को सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का एक्शन ही ख़त्म कर सकता है। वो कब होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।